ओके, तो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th हमारी और सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो रिसेंट में इंग्लिश का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम एक सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके ऑफिशियल एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 घंटे का आएगा आपका और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 होंगे। और ये भी पता ही होगा कि टोटल सेक्शन जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए रहेगा रीडिंग रीडिंग वाला, जिसमें 2 पैसेज होंगे, एक नोट मेकिंग होगा। सेक्शन बी रहेगा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट के, जिसमें आपके एडवर्टाइजमेंट, स्पीच, सेंटेंसेस वाले पार्ट रहेंगे। और सेक्शन सी ये रहेगा आपका लिटरेचर वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि आपका सेक्शन नंबर जो बी है, इसको तो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो आपका सेक्शन नंबर सी रहेगा, इसके लिए दूसरा जो है वो पार्ट 2 में यहाँ पे बना के डाल दूंगा थोड़ी देर में, 1 से 2 घंटे के अंदर। वो वीडियो भी जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सेक्शन बी देख लेंगे और जो सेक्शन सी है इसको नेक्स्ट में देखेंगे। और जो ए है ये तो आपका हर एक क्वेश्चन पेपर में अलग ही आएगा, बस आपको पैटर्न समझा देता हूँ कि कैसा होगा, ठीक है। देखिए, सेक्शन ए यानी कि रीडिंग स्किल्स, इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन 1 में देखिए किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक एक मार्क्स के आपसे टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का एक आपको पैसे दे दिया जाएगा, ठीक, ये पैसेज रहेगा आपका। और इसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपसे एक एक मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, 4 से 5। और 4 से 5 जो है उसे आपको 1 वर्ड में या फिर 1 लाइन में लिखना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये होगा एक केस स्टडी वाला। इसमें एक एक मार्क्स के आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके का आपका केस स्टडी वाला ये क्वेश्चन होगा, ठीक, जिसमें आपको पिक्चर दे देगा, डाटा दे देगा या फिर कुछ अदर चीज। एक एक मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चन। इसमें भी एमसीक्यू बेस्ड आ जाएंगे, और जो 1 वर्ड वाले हैं, 1 लाइन वाले हैं, वो भी आ जाएंगे इस तरीके के, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये बेसिकली आपका 8 मार्क्स का आएगा, नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग में भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक में आपको नोट मेकिंग करनी होगी, टाइटल्स वगैरह एब्रिविएशन लिखनी होगी, और फिर एक में 3 मार्क्स में आपको समरी लिखनी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पहले क्वेश्चन पेपर बताया था। यहाँ पे आई बटन में लिंक आएगा जिसमें मैंने आपको नोट मेकिंग अच्छे से समझाई है, तो उसे जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव क्या है, सेक्शन नंबर बी को अच्छे से समझना। देखिए, सेक्शन बी यानी कि राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट का, जिसमें नोटिस है, नहीं नोटिस नहीं है आपके में, तो आपके में एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 4, यू आर कृष्णा राधा ऑफ सी 10 रोहिणी सेक्टर 10, ठीक है। आप कृष्णा या राधा है और आपका एड्रेस ये है। यू वांट टू सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, आपने एक नया हाउस बनाया है और आप उसका फर्स्ट जो फ्लोर है उसे सेल करना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस अंडर इट्स क्लासिफाइड मार्क्ड प्रॉपर्टी फॉर सेल, यानी कि आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है इंडियन एक्सप्रेस में आपको सेल के लिए, ठीक है। मतलब उसके अखबार में आपको देना है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी जो वो सेल करनी है, इसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। और किस संबंध में, आपको जितने भी रिलेवेंट डिटेल्स हैं, लाइक लोकेशन, टाइप ऑफ अकोमोडेशन, कॉस्ट, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सब कुछ उसमें देना होगा, ठीक है, जो भी विशेषता है आपके उस फर्स्ट फ्लोर की। चलिए देखते हैं भाई। तो देखो, एक चीज और बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं इसकी जगह आपको फर्स्ट फ्लोर की जगह आपको कोई अपना घर बेचना हो, ठीक है, आपको अपनी कार बेचनी हो, बाइक बेचनी हो, फोन बेचना हो, तो ऐसे में आप हर एक क्वेश्चन का अलग तो प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे, इतना टाइम तो बचा नहीं हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक ऐसा फॉर्मेट बेसिक सा बता देता हूँ जिसमें आप किसी भी चीज को किसी भी सेल के जो भी क्वेश्चन होगा इजीली आप उसे पुट आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए समझाता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले तो जब भी सेल वाला आप लिखोगे तो एकदम टॉप पे लिखोगे फोर्थ सेल, ठीक है, क्योंकि पता चल जाएगा हाँ ये बेचने के लिए, ठीक है। एक चीज और, आप क्या करोगे, ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स, इस बॉक्स को आप पहले मत बनाना बिल्कुल भी, ठीक है। जब आपका नोट ये जो एडवर्टाइजमेंट है पूरा लिख जाएगा तब इसे बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मान लेते हैं आपने बॉक्स बना लिया यहाँ तक, ठीक है ना, इस एरिया तक, और आपका नोट ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ 2 लाइन और नीचे चला गया तो पूरा आपका पेज ही खराब हो जाएगा, टाइम भी खराब हो जाएगा। तो पहले बाद में बनाना, ठीक है। देखिए, अब एक बेसिक सा फॉर्मेट आपको बताता हूँ।
अवेलेबल फॉर सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस एट रोहिणी सेक्टर 10। पहली लाइन में हमने क्या लिखा है? पहली लाइन में हमने बताया अपना जो हम बेचना चाहते हैं और हमारा एड्रेस। मान लेते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर की जगह आपको एक मोबाइल फोन बेचना है, तो आप मोबाइल फोन बेच बता देंगे और यहाँ पर जो कंपनी का नाम है वो बता देंगे। आपको अपना घर बेचना है, ठीक है, आपको होटल बेचना है, टूर पैकेज बेचना है, तो बस इस फर्स्ट फ्लोर की जगह आप वो उस प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे और फिर एड्रेस लिख देंगे। अब बारी आती है कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, कंप्राइजिंग टू स्पेशियस बेडरूम, दो अच्छे खासे बेडरूम्स हैं विद अटैच्ड बाथरूम, यानी कि बाथरूम के साथ में, अ लार्ज ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम एंड लार्ज मॉड्यूलर किचन। दैट मींस कि एक बड़ा ड्राइंग रूम भी है, एक बहुत ही अच्छा भोजन कक्ष भी है और एक मॉड्यूल किचन भी है अच्छा सा। ईस्ट फिशिंग, मतलब ईस्ट फेसिंग है, बेसिक ईस्ट फेसिंग है यानी कि पूरब की तरफ, जैसे होता है ना कि सनलाइट आती है उधर से, तो ऐसा एक अच्छा व्यू है। लोकेशन हमने बता दी है कि लोकेट नियर शॉपिंग प्लाजा, यानी कि शॉपिंग के आसपास में है, इजीली आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। प्राइस नेगोशिएबल है, अगर आपको खरीदना है तो आप मिलो, फिर हम प्राइस को डिस्कस कर लेंगे। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट कृष्णा राधा, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देंगे और लास्ट में एक मोबाइल नंबर जो आपका मन करता है लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप समझ में आया कि जब प्रॉपर्टी की बात आएगी तो आप एज इट इज यही पूरा का पूरा लिख दोगे, ठीक है। अगर किसी मोबाइल फोन, टूर पैकेज या फिर किसी कार का, किसी हॉस्पिटल का आ जाता है, मतलब होटल का आ जाता है, तो आप क्या करोगे, बस ये चेंज करोगे, ठीक है। इसको चेंज किया और उसके अंदर की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, उसकी जो क्वालिटीज है बस उसको एक दो चेंज कर देना, बस इजीली आप यहाँ पे समझ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फुल सेल का कि आपको कोई चीज बेचनी है। जब बात ये आ जाए कि आपको कुछ खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर जगदीश जुगनी, यू वांट टू परचेज अ फ्लैट। अब देखो, एक में क्या है, फ्लैट आपको यहाँ पे सेल करना है और दूसरे क्वेश्चन में आपको फ्लैट खरीदना है। तो राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर न्यूज पेपर गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी टू पे, यानी कि आपको क्या करना है, एक एडवर्टीजमेंट लिखना है कि आपको एक फ्लैट चाहिए, आप कितना पैसा पे कर सकते हो ये भी बताना है और कैसा आपको फ्लैट चाहिए ये भी बताना है, ठीक है। चलिए, अब हम फोर परचेज के लिए यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, फोर परचेज, फोर परचेज ए डीडीए हाई फ्लैट इन नॉर्थ दिल्ली रोहिणी विथ 3 बेडरूम्स, यानी कि मुझे कहाँ पे चाहिए, पहले हमने लोकेशन बता दी है, हम खरीदना चाहते हैं कहाँ पे फ्लैट खरीदेंगे, डीडीए हग फ्लैट एक खरीदना चाहते हैं कहाँ पे, नॉर्थ दिल्ली रोहिणी में। कैसा, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं? रिक्वायरमेंट इज दैट कि विथ 3 बेडरूम्स अटैच्ड बाथ, यानी कि बाथरूम के साथ में 3 बेडरूम्स होने चाहिए। और देखो, सेम वही चीज है जो आपने यहाँ पे अभी फोर सेल में देखा है ना, बस यहाँ पे अवेलेबल की जगह क्या लिख दिया है हमने, फोर परचेज लिख दिया है और बाकी की सारी चीजें एज इट इज वही लिखी है, ठीक है, एज इट इज वही है कि ड्राइंग कम डाइनिंग रूम विद अ फैमिली जंग, प्राइस नेगोशिएबल मिलेंगे, मतलब अगर आपको बेचना है मुझे तो आप कांटेक्ट करोगे तो हम मिलके तय कर लेंगे। वेल मेंटेन्ड, यानी कि अच्छा खासा मेंटेन होना चाहिए। मॉडर्न फैसिलिटीज, जो नए जमाने की फैसिलिटीज है वो होनी चाहिए। आसपास नियर बाय मार्केट होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, ताकि आसानी से वो अपने काम को कर सके। जो भी ऑनर्स है, ऑनर्स और डीलर्स में कॉन्टैक्ट, उसके बाद जो आपका नाम है, एड्रेस जो दिया गया है, पूरा का पूरा वही लिख देंगे और एक मोबाइल नंबर। तो आपने देखा कि फोर परचेस हो गया चाहे फोर सेल हो गया, एकदम बिल्कुल सिंपल सा है। फोर सेल में क्या करोगे, बस अवेलेबल फोर सेल लिखोगे और बाकी का पूरा पूरा एज इट इज लिख दोगे। बारी आती है फोर परचेस की, तो फोर परचेस लिख दोगे, बाकी का पूरा एज इट इज यही लिख देना है। अगर फ्लैट के बारे में आ जाता है, बाकी कंपनी कोई पैकेजेस, किसी प्रोडक्ट का नाम आ जाता है, वो आप चेंज कर दो, ठीक है। तो आई होप कि इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी और दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको समझा दिए। अब एक और आ जाता है आपका एडवर्टाइजमेंट, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है वो है सिचुएशन वेकेंट और वांटेड का। तो पहले क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, यू आर रीमा प्रेम, वाइस प्रिंसिपल ऑफ कुमसुम केंद्रीय विद्यालय तमिलनाडु। ओके, आप रीमा है या प्रिंस है, वाइस प्रिंसिपल है बेसिकली कुमसुम केंद्रीय विद्यालय तमिलनाडु के। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी इन स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में टीजीटी हिंदी की पोस्ट खाली है, तो आपको
एडवर्टीजमेंट लिखना है फॉर मेंशन क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट स्वीट दी पोस्ट, यानी कि आपके स्कूल में हिंदी टीचर के लिए एक पद रिक्त है, खाली है, तो उसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है कि आपको कोई टीचर हायर करना है। ठीक है, तो हायर करना है यानी कि सिचुएशन वेकेंट है, आपको कुछ चाहिए है। तो देखो इस तरीके से लिखेंगे सिचुएशन वेकेंट का। मैं ऑलरेडी आपको इसका एक पैटर्न समझा चुका हूँ, दोबारा से आज फिर समझा देता हूँ। सिचुएशन वेकेंट, वांटेड सॉरी वांटेड यानी कि वो नहीं है कि कोई विलन टाइप में, ये चाहिए है। ठीक है, वांटेड हिंदी टीचर फॉर द स्कूल, इस स्कूल के लिए, जो कि अभी यहाँ पे नाम आ जाएगा आगे, ये रहा। ठीक है, स्कूल। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, तो कैंडिडेट शुड बी वेल क्वालिफाइड, मस्ट possess impressive communication skills with fluent हिंदी एंड इंग्लिश एंड शुड हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी। यानी कि देखो स्कूल के लिए एक टीजीटी जो हिंदी टीचर है इनकी आवश्यकता है, और जो कैंडिडेट है वो जो पद है यानी कि टीजीटी के लायक उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए, एंड अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए उसके पास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे से बोलता हो, और पर्सनैलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ग्रुप, आपने एज भी बता दी है किस एज का होना चाहिए, तो 22 से 30 साल के बीच में, ईयर्स may send their resume with latest passport size photograph to vice principal। अब उसके बाद जो आपको नाम दिया गया, जो एड्रेस दिया गया है वो लिख दोगे। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी है सिचुएशन वेकेंट का। ठीक है, समझ गए। यानी कि अब देखो एक छोटा सा बेसिक से आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ कैसे करना है। मान लेते हैं कि किसी ऑफिस में आपको मान लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर की आपको आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट एज इट इज कॉपी कर सकते हो, बस इसमें एक दो चीजें चेंज कर देना, जैसे कि यहाँ पे जो पद है हिंदी टीचर की जगह आप क्या कर दोगे, कंप्यूटर इंजीनियर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, ये लिख दोगे। और यहाँ पे इसकी जो स्किल्स है उसमें क्या कर दोगे, हिंदी इंग्लिश तो खैर ठीक ही है, कोडिंग लैंग्वेज वगैरह आप लिख दोगे कि कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और बाकी ये तो खैर सारी चीजें एज इट इज सेम लिख दोगे। अगर किसी होटल में किसी रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, फ्रंट ऑफिस स्टाफ की जरूरत है, स्कूल में किसी अन्य टीचर की जरूरत है, तो एज इट इज सिचुएशन वीकेंड का आप ये पूरा का पूरा ये जो फॉर्मेट है इसको कॉपी कर सकते हो, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। बस आपका जो पद रहेगा, जो आपका पोस्ट रहेगी, वो आपको चेंज कर देना है और पूरा का पूरा यही लिख दोगे। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं देखो थोड़ा टाइम बेशक से ले रहा हूं आपका, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझा रहा हूं। आगे देखिए, तो ये तो हो गया सिचुएशन वीकेंड का। अब देखो, यू आर सीमा एंड श्याम, यू आर लुकिंग फॉर द जॉब टूरिस्ट गाइड, यानी कि आप सीमा या श्याम हैं और आप एक टूरिस्ट गाइड की जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं। राइट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड फॉर द लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि आपको क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हुए कि आप टूरिस्ट गाइड की जॉब पाना चाहते हो, जॉब ढूंढ रहे हो, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हुए एक आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है। यानी कि ये क्या है, ये सिचुएशन है वांटेड की, यानी कि किसी को जॉब चाहिए। वेकेंट में क्या होता है कि पद रिक्त है और किसी एक संस्था को हायर करना है किसी को, और जो ये होते हैं वेकेंट में, जिस वांटेड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि किसी को जॉब खुद चाहिए, वो खुद कहता है कि किसी के पास जॉब है, जॉब मांगनी होती है बेसिकली। ठीक है, वांटेड में क्या वेकेंट में क्या होता है, इसमें जॉब है, ठीक है, यानी कि पद खाली है, हायर करना है। और वांटेड में क्या होता है, इसमें हमें खुद, हम कहते हैं कि हमें जॉब दे दो, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो सिचुएशन वांटेड कैसे लिखेंगे, एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मेट आपको समझाता हूं। A well qualified, experienced tour guide expert in hilly and historical places round about Haridwar, looking for the job a tourist guide। क्या बता दिया हमने कि हम एक वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, एक टूर गाइड भी हैं, एक्सपर्ट हैं किस चीज में, हिली यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं और ऐतिहासिक जो स्मारक हैं उन इलाकों की जानकारी के लिए, जो कि हरिद्वार में है। तो हम, हमारे पास ये सारी की सारी एक्सपीरियंस वगैरह भी है, इसमें हम एक्सपर्ट भी हैं, तो इसीलिए हम एक टूरिस्ट गाइड की जॉब को खोज रहे हैं। फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, एज and age 22 years, well acquainted with place of historical, interested in Delhi, Agra and Haridwar। यानी कि देखो सिंपल सी बात है,
ये तो आपको समझा ही दिया है कि एक अच्छे खासे क्वालिफाइड है, ठीक है। सिंपल सा ऐसे समझ लो कि हरिद्वार के आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं, ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ पे एक अच्छी तरीके से जो भी किसी को दिखाना है, किसी को गाइड करना है, तो इसके लिए हमारे पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। इसीलिए हम एक टूर गाइड की जॉब को ढूंढ रहे हैं। हमें हिंदी भी आती है, हमें इंग्लिश भी आती है, हमारी एज 22 के आसपास की है, ठीक है। हम हरिद्वार के साथ-साथ दिल्ली, आगरा, हरिद्वार इसका एक त्रिकोणीय ये जो टूरिस्ट प्लान वगैरह होता है, इसको भी हम हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन स्किल्स एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। दैट मीन्स कि अच्छा हम संचार कौशल भी कर लेते हैं, हमारे पास अच्छा कौशल है, आकर्षक हमारा व्यक्तित्व भी है। सैलरी क्या है? तो सैलरी बता दिए कि एक्सपेक्टेड है एंड ये नेगोशिएबल भी हो सकती है। कॉन्टैक्ट, उसके बाद नाम और आपका एड्रेस। तो सिचुएशन वांटेड आप इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप सिचुएशन वांटेड लिख दोगे कि आप कैसे आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, और आपकी एज क्या है, आपने कहाँ काम कर रखा है, आप क्या सैलरी चाहते हो और आपका एड्रेस क्या है, बस ये लिखोगे। तो ये आपका सिचुएशन वांटेड हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। सिचुएशन वेकेंट में जहाँ पे किसी संस्था में पद खाली है, वो कह रहे हैं कि आओ यहाँ पे काम करो। सिचुएशन वांटेड में कहते हैं कि हमारे पास ये नॉलेज है, हम चाहते हैं कहीं पे हमें काम मिल जाए, जॉब मांग रहे हैं, ठीक है। वैकेंट जॉब देना, वांटेड जॉब मांगना, ठीक। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेसिकली जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, पहले अभी तक ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे हमारे, ये वाला, ठीक है, 3 मार्क्स के थे। अब जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें है बेसिकली एक स्पीच। यू आर श्याम एंड श्यामी, यू आर वरीड अबाउट दिल्लीज पॉल्यूशन एंड ग्रोइंग अप वेरी फास्ट रेट, राइट ए स्पीच। अब देखो स्पीच आपको लिखनी है 120 से 150 वर्डों के बीच में, ठीक है, दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए स्पीच के संबंध में बेसिकली टोटल आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी स्पीच, मतलब क्वेश्चन 6 जो है वो भी स्पीच के संबंध में रहेगा, और क्वेश्चन 7 भी स्पीच के संबंध में रहेगा, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे क्वेश्चन 6 है तो इसमें से एक स्पीच इसमें से आपको बता दूंगा, और बात करें क्वेश्चन 7 की, तो एक स्पीच आपको इसमें से बता दूंगा, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपको कैसे लिखनी है, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले स्पीच का, हमारा सबसे पहले स्पीच का टाइटल है दिल्ली पॉल्यूशन मेजर क्वेश्चन। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ, फिर भी एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। याद रखना, ये गुड मॉर्निंग आप कब लिखोगे, जब आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आपको मॉर्निंग असेंबली में लिखना है। अगर बोलेगा ना इवनिंग असेंबली में, तो आप क्या लिखोगे, गुड इवनिंग टू ऑल, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रीटिंग्स है। जब आप मंच पे जाते हो तो आप भी कहते हो मेरे प्यारे प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाचार्य, अध्यापक गण और मेरे प्यारे सहपाठियों, ठीक है। ऐसे आप बोलते हो ना सभी को नमस्कार, वही है। आई एम श्याम ऑफ क्लास 12th या फिर 11 जो भी है, 12th ए। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर द डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक दिल्ली पॉल्यूशन ऑफ मेजर क्वेश्चन। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके सामने अपने विचार रखने वाला हूँ, एक स्पीच देने वाला हूँ दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, ठीक है। अब इसको आप इजीली पढ़ सकते हो कि इन में 2014 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड न्यू दिल्ली एज ए मोस्ट polluted city of the world. Delhi's pollution has been a great concern over the years. यानी कि WHO कहता है 2014 में से रिपोर्ट दी थी, वो कहा था कि न्यू दिल्ली जो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, और आने वाले टाइम पे ये बहुत ज्यादा और भी बढ़ेगा। Environmental problems in Delhi are big threat to Delhi's inhabitants and the flora and fauna as well. यानी कि इन्वायरमेंट के लिए, यहाँ की हरियाली के लिए, जीव जंतुओं के लिए, यहाँ का जो बेसिकली ये जो प्रदूषण है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखो स्पीच में हमने क्या किया, अभी तक केवल 2 चीजें लिखी हैं, क्या क्या, टॉपिक, और टॉपिक के नीचे जो ग्रीटिंग्स होती है वो वाली लाइन, और टॉपिक का हमारा यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन हो चुका है कि हम क्या किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक के बारे में कंसर्न भी हमने देख ही लिया है। द सिटी सफर्स फ्रॉम एयर पॉल्यूशन caused by road dust and gases emitted by vehicles and industry। ये सिटी बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूटेड है यहाँ पे, जो कि रोड के द्वारा होता है, जहाँ पे गैसेस वाली जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो चलते रहते हैं, इसकी वजह से
Most of the all small scale industry do not have waste treatment plants. As a result, they directly throw their liquid waste into the river Yamuna, क्या है, contaminating its water. यानी कि ये जितने भी छोटे छोटे उद्योग वगैरह होते हैं, इनके पास अपने खराब पानी को सही करने का कोई साधन तो होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, सीधे रिवर में फेंक देते हैं कि नदी में। तो इससे क्या होता है, नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, और सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है यमुना। These industries release toxic elements which cause groundwater contamination. यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतना ज्यादा टॉक्सिक एलिमेंट को रिलीज करती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा, जो भूमिगत पानी होता है उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है, उसको बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है। उसके बाद स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट नर्सिंग होम्स टू सम एक्सटेंट आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डेलीज पॉल्यूशन। दे आर मशरूमिंग डे बाय डे। यानी कि जितने भी छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और जितने भी ये जो भी अपने कूड़े को और अपने ये जो भी पॉल्यूशन वाली चीजें हैं इनको बाहर फेंक देते हैं, नदी नालों से फेंक देते हैं, जिसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता है उसको ऐसे फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाता है। स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट नर्सिंग होम्स टू हैव अरेंजमेंट टू ट्रीट हॉस्पिटल वेस्ट एंड इट इज टू इन द ओपन एयर केजिंग एयर पॉल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि छोटे अस्पताल और निजी नर्सिंग होम जो है, अस्पताल के कचरे के उपचार की व्यवस्था होती है, और इसे वो खुली मतलब उनके पास ऑप्शन है कि वो उसे दोबारा से रिसाइकल कर सकें, लेकिन वो ऐसे नहीं करते। देयर शुड बी अ सर्टेन पॉलिसी फॉर क्या है, अफोर्सेशन। यानी कि इनके लिए एक बहुत ही वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, पॉलिसी होनी चाहिए इस चीज को लागू करवाने के लिए। ठीक है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, बायोमेडिकल वेस्ट, डोमेस्टिक रिफ्यूज एंड वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से आप लिख दोगे, एंड लास्ट में आप अपने व्यूज दे दोगे कि एन एक्शन प्लान इज नीडेड इन order to encourage public participation in environmental problems. Odd and even number formula can play an important role of the curb the pollution from the capital city of India। यानी कि पर्यावरणीय समस्याओं में बेसिकली लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए, उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। भारत की राजधानी जो दिल्ली है, इसमें एक वो चलाया गया था, बेसिकली एक फॉर्मूला चलाया गया था ऑड इवन का, काफी ज्यादा लाभदायक रहा है। ऐसे कुछ और फॉर्मूले लाने चाहिए। ठीक है, ये विचार मैंने दे दिए, और उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू, इस तरीके। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक स्पीच। ठीक है, अब इसी तरीके से एक स्पीच और मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। सबने पहले कि हम स्पीच को लिखेंगे, यू आर कंसर्न ओवर द रोड टू डिजास्टर। दैट मीन्स कि अब रोड डिजास्टर, रोडों पर होने वाली घटनाओं से बहुत ही ज्यादा चिंतित है। तो उस संबंध में आपको एक स्पीच लिखनी है जो कि आपको मॉर्निंग असेंबली में डिलीवर करनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे। A road to disaster. Respected principal, teachers, and my dear friends, a very good morning to all of you. Today I am here to present my views on the topic underage driving is a road to disaster. ड्राइविंग की वजह से होने वाली घटनाओं की बात। ठीक, चलिए। वैसे यहाँ पे मैंने नाम क्लास नहीं लगा, मतलब दो से तीन तरीके होते हैं इसके लिए। आप वो तरीका भी फॉलो कर सकते हो जिसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, ये पॉइंट, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये तरीका लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। For school students, it is fun for fashion to zip on high-powered motorbike to school. बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए एक तरीके से फैशन है, उनके लिए मतलब मजाक होता है कि बाइक को लेना और स्कूल से बाहर चलाते रहना। For their status conscious parent, it is matter of क्या है ये, हाँ, प्राइड। दैट मीन्स कि उच्च शक्ति वाली मोटर बाइकें जो होती हैं बेसिकली आज के टाइम पे, वो एक सेकेंड, वो क्या कहते हैं, माता पिता इनको दिलवा तो देते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते फिर भी। ठीक है, वैसे एक चीज करो कि यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम वैसे लग जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको देखो दिखा देता हूँ, आप इसे इजीली पढ़ सकते हो बेसिकली। ठीक है, आप इसे इजीली पढ़ लेना। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। ये पहले में आपने बता दिया आपका प्रॉब्लम क्या है,
उससे होने वाली चीजें, और उसके बाद सबसे आखिरी वाले में आप क्या बता दोगे, अपना कुछ एक्शन, कुछ प्लान्स वगैरह जो है सजेशन वो बता दोगे, ठीक है। और इतना कुछ करने के बाद आप लिख दोगे थैंक यू, और उसके बाद खत्म, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी। तो इस तरीके से देखो टोटल जो है वो आपके स्पीच वाले कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, स्पीच के आएंगे टोटल आपके 4 क्वेश्चन। ये क्या हो गया, हाँ 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई 2 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक पार्ट करना जरूरी है। ये हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7। अब 8 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 8 में पूछा गया है द फॉलोइंग पैसेजेस या फिर सेंटेंसेस हैज नॉट बीन एडिटेड, यानी कि सही नहीं है। देयर इज वन एरर इन ईच ऑफ द इंडिकेटेड लाइंस, इन लाइंस पे कुछ गलत है कुछ सही है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट द करेक्ट इन आंसर शीट। आपको सही ढूंढना, गलत ढूंढना है, सही लिखना है, ठीक है। एक एक आधे आधे मार्क्स के बेसिकली 8 क्वेश्चन है, और आपको सारे ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं भाई करेक्ट और इनकरेक्ट में से कौन कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। मैंने देखो यहाँ पे लिख रखे हैं पूरे के पूरे कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, आई नीड टू स्पीक द एप्पल फॉर माई लंच, आई नीड टू पैक, सॉरी हाँ आई नीड टू पैक दी एप्पल, दी नहीं आएगा यहाँ पे, देखो दी की जगह क्या आ जाएगा, दी की जगह आएगा एन, ठीक है। इट सीम्स दैट दे वुड नीड सम वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि उन्हें थोड़े वर्कर्स चाहिए अपने काम के लिए, नहीं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ज्यादा वर्कर्स चाहिए अपने काम के लिए, ठीक। एवरी ऑफ द टीचर्स एंड एब्सेंट टुडे, एवरी नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सम ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे। डी देखिए क्या कहता है, वी नीड टू डू सम ऑफ वर्क बिफोर द इवेंट स्टार्ट, यानी कि आपको किसी इवेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा काम करना होता है, नहीं यहाँ पे क्या आएगा, सम की जगह पे आ जाएगा अ लॉट, यानी कि ज्यादा, जिसमें जिसको आप कह सकते हो। शी इज मस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, यहाँ पे तो मस्ट और मोस्ट दोनों एक साथ तो नहीं आ सकता है, यहाँ पे जो मोस्ट है वो हट जाएगा, एक सेकेंड सॉरी मच हट जाएगा, मच जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे मच की जगह दी आ जाएगा, ठीक। छठा देखिए, ऑन विंटर मॉर्निंग अ बॉय गो फॉर हंटिंग, देखिए ऑन विंटर मॉर्निंग अ बॉय गो फॉर हंटिंग, यहाँ पे गो की जगह बेसिकली क्या आएगा, गो की जगह वेंट आ जाएगा, ठीक है, वो गया इसलिए। सातवां देखिए, ही मेड हिज वे बैक होम थ्रू फ्रॉम स्नो, है फ्रॉम स्नो, देखो एक तो क्या कह दिया कि ही मेड हिज वे बैक होम थ्रू फ्रॉम स्नो, यानी कि बर्फ के रास्ते के द्वारा इसने अपना रास्ता बनाया जाने के लिए, नहीं 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 ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे एक सेकेंड, मतलब वह बर्फ से घर पर वापस गया, नहीं इसे हम कहेंगे फ्रॉम की जगह हम लगाएंगे द, थ्रू दी स्नो, थ्रू फ्रॉम स्नो नहीं आएगा, थ्रू के बाद फ्रॉम लगता नहीं है ऐसे तो, ठीक है, तो फ्रॉम की जगह दिया जाएगा। दी ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन दी फॉरेस्ट, ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स, देखो डिपेंड्स में भी एस लगा दिया है, फॉरेस्ट में भी एस लगा दिया, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक चीज एस हटेगा और वो है फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एस, इससे एस के हटके फॉरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन 8 जो है वो आपका इस तरीके से पूछा जाएगा, जिसमें कुछ इनकरेक्ट होंगे, आपको इनकरेक्ट को छांटना होगा, और उसमें आंसर जो है वो इस तरीके से आपको पुट आउट करना है, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 4 मार्क्स। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू एज अ डायरेक्ट, दैट मीन्स किन्हीं 4, मतलब ये जो 4 आपको दिए इन 4 में से किन्हीं 3 का आपको डायरेक्टेड कर देना है, कि उनको सेंटेंस फॉर्मेशन देनी है जो आपसे पूछा गया है। जैसे कि पहला पूछा गया है चेंज टू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या है, दे हेल्प्ड मी इन डिफिकल्ट लाइंस, दैट मीन्स उन्होंने मेरी बेसिकली कठिन समय में मदद की थी, तो इसे नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, दे डिड नॉट, या फिर डिडंट भी आप कर सकते हो, डिड नॉट हेल्प मी इन माई डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है, या फिर अभी ऐसे भी कर सकते हो, दे डिड नॉट हेल्प मी इन माई डिफिकल्ट टाइम्स, सिंपल सा। सेकंड देखिए क्या है, रिप्लेस द वर्ड अंडरलाइन एरर विद द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे वैसे अंडरलाइन तो कर नहीं रखा है, हाँ अंडरलाइन कर नहीं रखा, लेकिन इसमें जो अंडरलाइन करने वाली चीज है मैं आपको बता देता हूँ वो क्या चीज थी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो दोज यहाँ पे कहीं होगा, ये रहा, ये अंडरलाइन करने वाली चीज है इसमें, ठीक है।
ये पहला आपका हो गया। दूसरे में क्या अंडरलाइन करना है, ये दोज, ये अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा आपको। अब इसे आपको पहचान के सही वर्ड लिखना है। तो व्हेन शी फाइंड्स दोज द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर लाइफ, यानी कि जब वह उन्हें ढूंढ लेती है तो वस्तुएं उसके पुराने जीवन की यादें ताजा कर देती है। तो यहाँ पे दोस्त की जगह क्या आएगा, दोस्त की जगह आ जाएगा देम। दोस्त की जगह क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। तीसरा देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन टू सेंटेंसेस यूजिंग टू, यानी कि आपको इस तरीके से टू का उपयोग करना है और सेंटेंस को चेंज करना है। हरी इज सो सिंपल दैट ही कैन नॉट बी अ लाई। अब इसको टू में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, हरी इज टू सिंपल टू अ लाई। दैट मीन्स कि हरी जो है, हरी इतना सरल है कि वह झूठ नहीं बोलता। तो इसको हमने चेंज कैसे कर दिया है कि हरी झूठ बोलना बहुत आसान है। हरी को झूठ बोलना बहुत आसानी से आता है, ऐसे करें। चौथा देखिए, चेंज टू पैसिव वॉइस सेंटेंस। कैसे चेंज करेंगे, डिड यू राइट अ पोएम फॉर द स्कूल मैगजीन। अब इसको चेंज कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में, तो कैसे कर देंगे, वॉज अ पोएम, उसके बाद बाकी का जो आ जाता है, वॉज अ पोएम रिटन फॉर द स्कूल मैगजीन बाय। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे पैसिव वॉइस में चेंज करके। तो ये आपको डायरेक्टेड करने थे, चार में से किन्हीं तीन का मैंने चारों आपको बता दिए, इजीली आप समझ गए। तो ये सेक्शन भी खत्म हो गया। अब एक चीज और दिखा देता हूँ, सेक्शन सी, ये जो देखो ऑलरेडी मैंने इसका आंसर बनाया हुआ है और हर एक क्वेश्चन का आपको समझाने वाला हूँ। अभी 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी जो वीडियो है सेक्शन सी की, ये पार्ट भी आपको बता ही दूंगा थोड़ी देर में। अभी 1 से 2 घंटे के अंदर वो वीडियो भी आ जाएगी, जरूर देख लेना। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक था, हमारा मेन टॉपिक था आज का सेक्शन बी, राइटिंग स्किल एंड ग्रामेटिकल पार्ट का। समझ में आ गया होगा आप सभी को बहुत अच्छे से, जिसमें आपको सेल के लिए कैसे आपको लिखना है एडवर्टीजमेंट, परचेज के लिए आपको एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, सिचुएशन वैकेंट के लिए आपको एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, सिचुएशन वांटेड के लिए कैसे लिखना है। आई होप ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और स्पीच आपको कैसे लिखनी है, जिसमें से 2 चीजें मैंने आपको करके भी बता दी हैं, दिल्ली पॉल्यूशन, रोड साइड रोड टू डिजास्टर, इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इससे जुड़ सकें और इस वीडियो को अच्छे से देख सकें और समझ सकें हर एक चीज। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।